हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में ग्राफिकल मेथड से केसेस बना के दिखाया था कि तुम्हें कौन कौन सी लाइंस अलग अलग केसेस में कितने सॉल्यूशंस आते हैं। तो बेसिकली 3 केसेस पढ़े थे हमने, याद होगा तो। जिनको याद नहीं आया थोड़ा सा प्रीवियस नोट्स रिवाइज कर लो, जिनको याद है वेल एंड गुड। तो बेसिकली 3 केसेस याद होंगे। तो पहला केस था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, फिर एक केस था यूनिक सॉल्यूशन और एक केस था नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तब आते हैं जब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग रहेंगे या फिर कोइंसिडेंट रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस तब आएंगे जब उनका एक सॉल्यूशन रहेगा। जब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा इसका मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं। एंड फिर एक और हमने देखा था नो सॉल्यूशन तब आएगा जब दोनों लाइंस ऐसे पैरेलली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशंस थे हमारे पास, जो कि हमने ऑलरेडी पहले देख लिए थे, मैंने एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से, और इनके पहले भी हमने एग्जांपल्स भी किए थे। आज थोड़े से और एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले अपन कुछ थोड़े से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे, जो कि तुम्हें याद रखने पूरे चैप्टर के थ्रू और आगे भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, जो तुम्हें भी अपने नोटबुक में लिखने हैं अच्छे से। तो ये बस टर्म्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। अभी तक हमने 3 टर्म सीखे हैं बस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सेम थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नो सॉल्यूशन सीखा था क्या होता है, फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन सीखा था। तो ये 3 टर्म्स हमने सीखे थे। इसके ऊपर और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 टर्मिनोलॉजीज है, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो 2 चीजें हैं, आइदर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो। तो 2 ही पॉसिबल केसेस हैं, आइदर वो कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा। अब ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब यूज करना है? कंसिस्टेंट तब आएगा जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा, यानी एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आ रहा है तो इसका मतलब वो एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन केस आ रहा है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बस नाम है, अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा दिया, तुम लोग भी देख सकते हो। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट। तो देख सकते हो इसमें नो सॉल्यूशन वाला जो केस था उसमें वो वाला केस इंक्लूड हो रहा है कि जिस केस में नो सॉल्यूशन आ रहा है उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट में क्या है? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ रहा है। अब कम से कम एक सॉल्यूशन कौन कौन से केसेस में आ रहा था? तो एक तो यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आ रहा था, एक तो आ ही रहा है ना। और एटलीस्ट 1 का मतलब एक या फिर एक से भी ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब और कौन से केस आएंगे? बचा केस कौन सा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन है? इतने सारे हैं कि तुम गिन ही नहीं सकते हो। इसका मतलब वो एक से तो ज्यादा ही है ना, इनफाइनाइट का मतलब एक से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब वो भी इसी केस में आएगा। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन कौन से केसेस में आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस था जिसमें एक सॉल्यूशन आ रहा था, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस था जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, वो दोनों केसेस जो भी आएंगे उनके इक्वेशंस को बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। फिर और भी 2 चीजें हैं, बेसिकली एक टर्म बचा है, और वही नीचे वाला पॉइंट तो इसी में से डिराइव किया है। तो एक टर्म क्या है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तब बोलते हैं जब यहाँ पे उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब वो एक डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। उसका मतलब अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो बेसिकली दोनों लाइंस क्या होंगे? ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, याद होगा तो। और उसी को कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो नाम है ये सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, तो ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये तीनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग केसेस आएंगे, वो डिपेंड करता है, कोई डिपेंडेंट रहेगा, कोई कंसिस्टेंट रहेगा, कोई इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग नाम बोलेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट कब आएगा? जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखो, इनफाइनाइटली तो इसमें भी था और इनफाइनाइटली इसमें भी था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है तो इसका मतलब हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट भी होगा। तो इसलिए मैंने एक और 4 पॉइंट लिखा है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफाइनाइट दोनों आना है। तो अगर डिपेंडेंट कहा है उसने, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब उसे कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं।
लेकिन क्या सारे कंसिस्टेंट इक्वेशंस डिपेंडेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंसिस्टेंट में यूनिक भी आ रहा है, इनफाइनाइट भी आ रहा है। तो कंसिस्टेंट में अगर यूनिक आ रहा है तो यूनिक तो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट क्या है? इनफाइनाइट के लिए। तो सारे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन सारे डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। तो वही मैंने पॉइंट लिखा है फोर्थ वाला, उसको ध्यान से देखो। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब डिपेंडेंट हमेशा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब बट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट। तो ये तुम्हें याद रखना है। और एक और तुम्हें अगर मैं यहाँ पे बता सकता हूं, ये डिपेंडेंट है, इनफाइनाइट का डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब दूसरा केस कौन सा आएगा? डिपेंडेंट, एंड उसका अपोजिट देखा जाए तो इंडिपेंडेंट। तो इनफाइनाइट को छोड़ के बाकी जो भी केसेस बचते हैं कौन कौन से? नो सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिपेंडेंट पेयर तभी आएगा जब इनफाइनाइट रहेगा। तो ये चारों पॉइंट्स है, चारों की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लो, बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हें याद रखने के लिए अच्छे से सिंपल सी ट्रिक बताई है, तो उसको याद रखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से नोट में लिख के नोटबुक में अच्छे से लिख लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स फॉर ईच केस। अब इस केस में, इस टॉपिक में क्या है, तो देखो यहाँ पे सपोज मान लो, याद होगा तो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये बेसिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए थे। याद होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस मान लो, यहाँ पे लिखा है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मान लिए मैंने। ठीक है, a1x b1y c1 a2x b2y c2, जहां पे a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। a2 x का कोएफिशिएंट है सेकंड लाइन के, b2 y का कोएफिशिएंट y सेकंड लाइन का, और c2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है सेकंड लाइन का। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला हूं। ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो सब कांस्टेंट वैल्यूज है, बस वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x एंड y है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सब कांस्टेंट वैल्यूज है। तो उन कांस्टेंट वैल्यूज के बीच में कुछ रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं, और वो कैसे करने वाले हैं? कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लेके हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 सेट ऑफ एग्जांपल्स लिए हैं, जानबूझ के ये तीनों लिए हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग केसेस को रिप्रेजेंट करता है। वो बताऊंगा कैसे, वो सब कैसे डिसाइड करने वाले हैं। ये इनका जो a1 b1 c1 ये जो कांस्टेंट्स है उनमें कुछ रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीजें हर बार निकालने वाले हैं, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। a1 by a2 का मतलब क्या है? इसका x का जो कोएफिशिएंट है और उसका x का जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो। सिमिलरली b1 by b2 का मतलब क्या है? y के कांस्टेंट्स का, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो। c1 by c2 का मतलब क्या है? कांस्टेंट जो भी है उनका रेशियो। तो ये सब रेशियोज है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू एक एक करके निकालने वाले। तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू देखो x के सामने कितना है? 1 ही है ना, कुछ लिखा नहीं है तो 1 ही मानोगे। तो x के सामने 1 यानी a1 की वैल्यू 1 है, एंड a2 कितना है? 3, तो ये आएगा रेशियो 1/3। फिर देखते हैं b1 कितना है? -2, और यहाँ पे कितना है? +4, तो -2/4। तुम चाहे तो ये पूरा भी लिख सकते हो, -2/4 इज इक्वल टू -1/2। तुम चाहे तो ये टेबल थोड़ा सा बड़ा बनाना, मेरे पास टेबल जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे इसके नीचे लिख रहा हूं, बट कोशिश करना कि इसको सबको एक लाइन में लिख सके, तो अच्छा सा साफ सुथरा टेबल बनाना। तो -2/4 को तुम -1/2 काट कूट के लिख सकते हो। फिर c1 by c2 कांस्टेंट देखते हैं, तो कांस्टेंट इसमें तो 0 है, कांस्टेंट है नहीं। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट कितना है? -20, तो 0/-20 जो कि कितना हो जाएगा? 0। तो देखो यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये सब दिख जाए कि कौन कौन से वैल्यूज है। सिमिलरली इसमें भी निकालते हैं, देखो a1 by a2 2/4, राइट, तो 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2, सर्कल कर दिया। फिर इसके बाद b1 by b2 3/6, तो वो कितना हो जाएगा? 1/2, राइट। फिर इसके बाद देखो -9 by -18 कॉन्स्टेंट्स का रेशियो, तो ये 9/18 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, वापस से बन जाएगा 1/2। तो तीनों यहाँ पे सेम आ रहा है, वो भी बताऊंगा आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लास्ट a1 by a2, तो दिख ही रहा है अपने आप 1/2 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे का वैसे ही आएगा 1/2। b1 by b2 2/4 है, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, और c1 by c2 देखो -4 by -12, तो एक माइनस माइनस कैंसिल, 4/12, तो ये बन जाएगा 1/3। तो इस तरीके से ये टोटल 3 केसेस बनने वाले हैं। तो तीनों केसेस में अब नेक्स्ट देखो टेबल में क्या है? रेशियो कंपैरिजन,
मतलब इनमें से कौन से सेम वैल्यूज दिख रहे हैं और कौन से सेम नहीं है, तो वो सब चेक करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सेकंड वाला केस देखते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, इक्वल है। और ये तुम्हें ये जो टेबल में ये वाला कॉलम है ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है, बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल दिख रहे हैं, हाफ हाफ हाफ, उसका केस बताऊंगा क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, बाकी c1/c2 इक्वल नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो आगे नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसी के आगे लिखना b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बस इक्वल टू की जगह यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। देख सकते हो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। और फाइनली ये वाला केस, जो फर्स्ट केस जो बच रहा है, उसमें कोई भी वैल्यू इक्वल आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो सीधे से लिख देना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चाहिए तो और भी लिख सकते हो नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि तीनों के तीनों वैल्यूज क्या है, इक्वल नहीं है। तुम्हें अगर इतना भी देखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यही तीन केस बनने वाले हमेशा, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। क्या होगा मैक्सिमम, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, या फिर ये तीनों इक्वल रहेंगे, या फिर कोई भी इक्वल नहीं रहेगा। देख सकते हो कोई भी इक्वल नहीं है तीनों में से, ये दोनों इक्वल रह सकते हैं, देखो ये दोनों इक्वल रह सकते हैं और ये इक्वल नहीं है, या फिर तीनों के तीनों इक्वल रह सकते हैं। ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जिसमें, मतलब केस तो बनेगा ही, लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन नहीं बनेगा अलग, वो भी एक लाइन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ अलग केस नहीं बनेगा, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि b1/b2 और c1/c2 इक्वल ना, ऐसा हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हमें किससे फर्क पड़ने वाला है, ये दोनों मेजर थिंग, a1/a2 और b1/b2। अगर दोनों इक्वल है तो हमें चेक करना है क्या तीसरा वाला भी इक्वल है या नहीं है, बस इस पे मेन कहानी है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो सीधा सीधा पहले केस में जाओगे, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो चेक करो क्या c1/c2 भी इसके बराबर है या फिर इसके बराबर नहीं, बस ये चेक करना। तो ये तीन केसेस अगर तुम रफ वर्क में अगर अच्छे से डायग्राम बनाने जाओगे तो ये तीनों केसेस का डायग्राम कैसे बनने वाला है, अगर तुम अच्छे से ग्राफ पेपर पे जाके बनाओगे रफ में, ठीक है, तो इसका डायग्राम आएगा। सबसे पहला जो है, अगर तीनों इक्वल नहीं है या फिर ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो दोनों लाइंस हमेशा क्या बनेंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया और चीजें लिख भी देता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। फिर अगर ऐसा कोई केस बन रहा है कि इसमें ये आ रहा है तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब उस केस में बनेगा ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। यहां पे लिख देता हूं कोइंसिडेंट, तुम दोनों लिख सकते हो, ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो, कोइंसिडेंट भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिखना, कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। थोड़ा सा छोटा लिखा है बट तुम्हें आवाज तो आ रही है तो उससे थोड़ा सा देख लेना, अच्छे से लिख लेना। फिर लास्ट वाला केस जो है, इस केस को भी अगर अच्छे से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, ये सब तुम लोग खुद भी कर सकते हो अभी ग्राफ पेपर प्लॉट, इसमें मैं बता नहीं रहा हूं इसमें, ठीक है, खुद से एग्जांपल लेके मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि ये तो तीन केसेस बनेंगे, वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो केस बनाओगे इसमें क्या है, a1a2 और b1b2 इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो ये वाले केस में क्या बनेगा, दो लाइंस पैरेलल बनेंगे। तो यहां पे भी लिख देते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये तीन तरीके से केसेस आने वाले हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो हमें पता है, इसमें नेक्स्ट कौन सा केस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर और एक मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया था कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इस सिस्टम को तुम क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट में क्या है, कम से कम एक सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट में एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन में बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन तो आ रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें कोइंसिडेंट लाइंस है, दोनों लाइंस ओवरलैप कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। तो इस केस में बनेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां पे तुम अगर जगह होगी तुम ये भी लिख सकते हो, अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो कौन सा बोल सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी तो डिपेंडेंट भी होता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, दोनों एक दूसरे में केस आएंगे। तो ये कंसिस्टेंट भी है एंड डिपेंडेंट भी है क्योंकि इनफाइनाइट है।
ठीक है, यहां पे ये लिख सकते हो इसमें कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट, याद रखना। ठीक है, और फिर लास्ट में पैरेलल लाइंस है, तो दोनों लाइंस मीट ही नहीं कर रहे कभी, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन लिखो या फिर नो सॉल्यूशन लिखो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, नो सॉल्यूशन। तुम चाहे तो यहाँ पे और भी लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन कब आता है, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेंगे, राइट। और उसके अलावा तुम ये भी लिख सकते हो, ये डिपेंडेंट में तो इनफाइनाइट आ रहा है तो हमें इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो तुम क्या, कि सॉल्यूशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। तो ये सब नाम है, तुम इनके लिए अच्छे से लिख सकते हो। ये तुम्हें अच्छे से ये जो टेबल है बनाया जो है अच्छे से याद रखो। इसके लिए मैं एक और चीज लिखाता हूं अभी फाइनल, और उसके पहले ये नोट अच्छे से छापना, अच्छे से लिखना है और याद रखना है इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछता है वो पूछेगा कि फाइंड वेदर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, फाइंड वेदर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम्हें कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में अभी भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार अच्छे से बैठ के इसको पढ़ो, समझो, और जो भी मैंने ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं उनको उनसे याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर और भी कुछ एग्जांपल्स कराता हूं आज। इसके पहले मुझे एक और चीज करानी, पहले इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, ये फाइनल इसका जो अपन ने जितने भी जो चीजें पढ़ी थी कंसिस्टेंसी और नेचर ऑफ लाइंस के बारे में, वो सब मैंने एक फॉर्मेट में बता दी है। तो इसको तुम्हें अच्छे से नोटबुक में लिखना है, ये पूरा जो बॉक्स है उसको स्टार मार्क कर दो और इसको याद रखना है। वही जो मैंने चीज बताई थी उसको लिखा है मैंने, कि अगर ये दोनों लाइंस और ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब यहाँ पे रेशियो ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट एंड रेशियो ऑफ वाई का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने C1 C2 भी इक्वल नहीं हुआ था बताया था, लेकिन उसकी कुछ जरूरत नहीं है। अगर वो इक्वल हो फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस ये दोनों अगर इक्वल टू नहीं हुए इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग होने वाला है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल टू हो रहे हैं तो दो केसेस बनेंगे, आइदर C1/C2 के बराबर है या फिर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये इक्वल टू नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, अगर इक्वल टू है तो, अगर ये C1/C2 के इक्वल टू नहीं है तो पैरेलल, और ये अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से ये तीन केसेस तुम्हें याद रखने हैं। इस पे भी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा। पहले मैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ थ्योरी बताई थी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उस पे एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे भी एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कितना टाइम बचता है उसके हिसाब से खत्म कर। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस में बनाने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाने हैं और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अभी तक हम लोग जो भी मेथड कर रहे हैं, याद होगा तो मैंने बताया था कि मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरीके के मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और एक तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली में हम लोग को ग्राफ पेपर के थ्रू बनाना पड़ेगा कि दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पे बनाओ, अगर वो कहां पे मीट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो अपना आंसर, वो अपना सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये तो ग्राफिकल मेथड जो अपन अभी करने वाले हैं। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिपेंड करता है कब खत्म होता है ग्राफिकली वाला क्वेश्चंस कितने करते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक मेथड भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें तीन टाइप के मेथड मैंने बताया था कि एक सब्स्टिट्यूशन, एक था एलिमिनेशन और एक था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग तीनों मेथड एक ही करके कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी करें तो ग्राफिकली से स्टार्ट करने, तो ग्राफिकली क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफिकली मेथड से बताओ, तो उसी से करेंगे। 5 years ago सागर was twice as old as थिरू। तो चलो यहाँ पे कुछ एज का क्वेश्चन है, तो एज का क्वेश्चन कोई ऐसे ही देखेंगे जैसा उसने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उसने निकालने क्या बोला है। सागर was twice as old as थिरू, 5 साल पहले। 10 years later, 10 साल के बाद सागर's age will be 10 years more than थिरू's age, फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ अज्यूम कर लेते हैं उनके प्रेजेंट एजेस। तो लेट द प्रेजेंट एज, अब दो लोग हैं तो दो वेरिएबल्स ही आएंगे क्योंकि दोनों के प्रेजेंट एज निकालने, ऑफ सागर एंड थिरू बी x years एंड y years रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट तुम खुद से लिखना, अभी मैं इसके आगे स्टेटमेंट नहीं लिखाने वाला हूं, मैं सीधा अभी इसका जो लाइंस दी हैं उनको मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो करेंटली अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो सागर का एज है x और तीरू का एज है y। ठीक है, पहली लाइन देखो 5 years ago, तो प्रेजेंटली तो सागर का एज x है, सपोज मान लो 20 है, तो 5 साल पहले उसका एज कितना था, ऑब्वियस सी बात है 5
माइनस करेंगे यानी 15 एज हो जाएगा। यहाँ पे अगर x एज है प्रेजेंटली तो 5 इयर्स अगो उसका एज कितना हो जाएगा x माइनस 5। तो 5 इयर्स अगो मैं भी सीधा स्टेटमेंट लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, एक लाइन में स्टेटमेंट कर रहा हूं, ठीक है। 5 इयर्स अगो सागर वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज तिरु। तो 5 इयर्स अगो सागर का एज कितना है x माइनस 5 और तिरु का एज कितना होगा y माइनस 5। तो 5 इयर्स अगो ये जो सागर का एज है, ठीक है, वो क्या था तिरु के एज से ट्वाइस था, मतलब इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 5। इसको थोड़ा सा इस साइड लेते हैं, जगह कम है। x माइनस 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखो, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 2y माइनस 10, सबको एक साइड लेके आते हैं, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू, याद होगा तो मैंने y इन टर्म्स ऑफ x निकालने बोला था अगर ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से निकालो, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करोगे तो एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2। तो ये ऐसे इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ये भी y इन टर्म्स ऑफ x में लिखती है। तो ये एक इक्वेशन तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन तैयार है। अभी एक और लीनियर इक्वेशन बचा है। मैंने याद होगा तुम लोगों को लास्ट क्लास में समझाया भी था कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं क्वेश्चन में उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आने चाहिए। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, दो, तो दो वेरिएबल्स है तो दो लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारे पास आने चाहिए, ठीक है। एक तैयार है, एक और बचा है, उसके लिए एक और स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में। 10 years later सागर्स एज विल बी 10 years मोर देन तिरुज एज। तो प्रेजेंट से 10 years later, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अच्छा 10 years later पूछा है तो ये 5 साल के बाद से आगे 10 आगे बढ़ना है या फिर प्रेजेंटली। ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हमें प्रेजेंटली ही आगे बढ़ना होता है कि प्रेजेंटली, अगर प्रेजेंट से देखा जाए, प्रेजेंट से 10 साल आगे 10 years later सागर्स एज विल बी 10 years मोर देन तिरुज एज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसके लिए भी इक्वेशन बनाना। 10 years later, ठीक है, 10 years later सागर्स एज, तो 10 साल के बाद सागर का एज x प्लस 10 हो जाएगा, 10 और बढ़ जाएगा, और तिरु का एज y प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 years later सागर्स एज विल बी 10 years मोर देन तिरुज एज। तो सागर का एज 10 साल ज्यादा होगा तिरु के एज से। तो देखो x प्लस 10, तो इसके एज से 10 साल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यहां पे और प्लस 10 करोगे, राइट। इसके एज से 10 साल और ज्यादा होगा, उल्टा कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, ये जो तिरु का एज है इससे 10 साल और ज्यादा होगा, तो इसके एज से प्लस 10, तो ये सागर का एज बन जाएगा। तो ये इक्वेशन एक बार तैयार कर लो अच्छे से, उसके बाद बस देखते जाओ। अभी x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 20। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, x माइनस y कितना आ रहा है 10 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये बन गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब बस वापस से y इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे तो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा x माइनस 10। हम लोग ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, मुझे टेबल बनाना है ताकि ग्राफ पे सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सके। तो चलो इसका टेबल बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब बहुत लोगों को डाउट था कि सर जब टेबल बनाते हैं तो टेबल में कौन कौन से एक्स के पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए। देखो वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चाहिए और क्वेश्चन में कितना बड़ा ग्राफ बन रहा है, वो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आज ये वाला एग्जांपल लिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि पॉइंट्स कौन से लेने चाहिए एक्स और वाई के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने हिसाब से भी सोचते जाऊंगा कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स मुझे इसमें लग रहा है कि फिट अच्छे से हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। एक्स की जगह सबसे पहले 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 5, 0 सबसे आसान पॉइंट होगा इसलिए मैं 0 पुट कर रहा हूं। लेकिन 0 प्लस 5/2, तो 5/2 एक 2.5 वैल्यू आ जाएगी उसकी। हमें कोशिश करनी है हमेशा कि सारे पॉइंट्स इंटीजर रहें, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 0 पुट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा उसकी जगह एक्स की जगह 1 पुट करूंगा। तो 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 5 6 और 6/2 करेंगे तो वो आएगा 3। अब मैंने कहा था कि मैक्सिमम 3 पॉइंट्स निकालेंगे तो काफी है, बिल्कुल काफी होता है, बट देखो अभी इस क्वेश्चन में दिक्कतें कहां कैसी कैसी जाएगी अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। चलो 1 तो हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट 2 डालेंगे तो 7/2 आ जाएगा, नहीं तो 3 डालते हैं। 3 प्लस 5/2 तो 3 प्लस 5 8, 8/2 4, तो 3,4 आएगा। चलो और आगे बढ़ते, एक और पॉइंट चाहिए। तुम चाहिए तो नेगेटिव में भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं। चलो देखते हैं पॉजिटिव की कहानी करते हैं।
तुम चाहे तो यहाँ पे -1 भी ले सकते हो, -4 -3 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है अपने पे। ठीक है, तो तुम लोग खुद से सिलेक्ट कर सकते हो ये सब पॉइंट्स। मैं आगे के पॉइंट्स ले रहा हूं, तुम चाहे तो पीछे के भी लेके देख सकते हो। 5 लेके देखते हैं। 5 + 5 10, 10/2 5, तो ये 5 और यहाँ पे भी 5। और भी आगे जाने तो जा सकते हो, मैं यहाँ पे जगह खाली छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, ताकि अगर आगे में कुछ यूज हुआ तो उनका भी करेंगे कुछ काम। ठीक है, चलो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिए वहां पे भी लेके देखते हैं। 1 पे क्या आ रहा है देखो, -9। यहाँ पे 1 पे पॉजिटिव आ रहा था, तो यहाँ पे 1 पे नेगेटिव आ रहा है। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे 3 लिया था, तो यहाँ पे भी 3 लेते हैं। 3 पे क्या आएगा देखो, 3 पुट करोगे तो 3 - 10 -7। सिमिलरली 5 पुट करो, 5 - 10 -5। तो अब मुझे एक और चीज सोचनी है कि देखो यहाँ पे सब नेगेटिव में पॉइंट्स आ रहे हैं, कि यहाँ पे सब नीचे नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं। ऐसे तो कुछ एक पॉइंट सोचते हैं जो पॉजिटिव में आ जाए। तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे ताकि 0 हो जाए, तो x की जगह तुम पुट कर सकते हो 10। 10 पुट करोगे तो 10 - 10 0 हो जाएगा। उससे क्या होगा, इसको भी पुट कर सकते, देखते हैं चलो। लेकिन यहाँ पे 10 पुट करोगे तो 10 + 5/2 15/2, तो वो लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट कौन सा पुट कर सकता हूँ, 10 के आगे वाला, या फिर मैं उसके आगे 15 पॉइंट पुट कर सकता हूँ अगर लगेगा तो। ये सब की जरूरत नहीं पड़ने वाला है ग्राफ के लिए। मेरे को मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए, उससे मैं पूरा ग्राफ बना सकता हूँ। लेकिन अभी ऐसे ही मैं लिख 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहा हूं, क्योंकि ग्राफ में अभी देखो यूज आएगा। 15 + 5 20, 20/2 10। चलो इतना काफी है, अगर और भी पॉइंट्स लगता है तो अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा रफ फिगर बना रहा हूं, तुम्हें अच्छे से सोच लेना है कि कैसे कैसे बनाना है। देखो मैंने यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में ही ली है, नेगेटिव में नहीं ली है। अगर तुमने कोई नेगेटिव में वैल्यू लिया है तो उतना बड़ा ग्राफ अच्छे से बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। और y में वैल्यू देखो -9 तक जा रही है, तो इसका मतलब हमें बीच में कहीं तो एक्स एक्सिस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये x है, ये y है, ये 0। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूं कहां तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। तो एक काम करते हैं, 15 तक जा रहा है तो मैं 2-2 के डिफरेंस में या फिर मैं 5-5 के डिफरेंस में भी पॉइंट्स ले सकता हूं। जैसे कि ये मेरा 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास आएगा, थोड़ा सा और दूर लेते हैं 5 को। ठीक है, यह है मेरे पास 5, यह है मेरे पास 10, 15, 20, जो भी है। तुम और भी आगे जा सकते हो अगर तुम्हें जाना होगा तो। ठीक है, नेगेटिव में कोई पॉइंट नहीं है तो मैं ले नहीं रहा उसमें कुछ। तुम चाहे तो 1 2 3 4 5 के भी कर सकते हो। ठीक है, स्केल वो डिपेंड करता है तुम स्केल कौन सा लेते हो। ठीक है, वो अपने हिसाब से मेजर कर सकते हो। y में देखो, y में यहाँ पे पॉजिटिव 10 तक जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव -9 तक जा रहा है। तो चलो यहाँ पे भी सेम खेल खेलते हैं कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पे -5, यहाँ पे -10। अब थोड़ा सा सोचना, मैं ग्राफ को पूरा रफ बनाया हूं, तुम्हें चाहिए तो बीच के पॉइंट में मार्क कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1,3, तो देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कहीं तो 1 आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 आ रहा होगा, तो उस पॉइंट को प्लॉट कर देना, यहाँ पे कहीं तो 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो 1,3 ऐसा कुछ बना लिया मैंने। फिर 3,4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 3 यहाँ पे कहीं तो ले लेते थोड़ा सा। 3,4, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा अभी। ठीक है, और 5,5, तो 5,5 भी देख लो यहाँ पे। 5,5 देख सकते हो, मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। चलिए तो मैं एक और पॉइंट देख लेता हूं। 15,10 है। तुम अगर अच्छे से ग्राफ पेपर पे अच्छे से स्केल लेके बनाओगे तो एग्जैक्टली ये जो है ना ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनते हुए बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली लाइन बनी है, x - 2y + 5। सिमिलरली ये भी लाइन बनाते चलो। तो 1 पे क्या आ रहा है, -9, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। यहाँ पे -9 है कुछ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लेते हैं। 1 पे -9, फिर 3 पे -7 आ रहा है, तो -7 को यहाँ पे ले लेते हैं और 3 यहाँ पे है, तो -7 अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूं मैं डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा और इस साइड लेते हैं 3 को। ठीक है, और क्या है देखो, 5 पे -5 है, तो इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और 10 पे 0 है, मतलब 10,0 ये वाला पॉइंट है। अब देखो थोड़ा सा मैंने डायग्राम में ऊपर लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि डिस्टेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा मुझे। देखो अब इसको अच्छे से ज्वाइन करना। तुम अगर अच्छे से बनाओगे तो तुम्हें भी एक डायग्राम अच्छे से दिखना चाहिए सबको। अब देख सकते हो कि दोनों लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल तो बिल्कुल नहीं आ रही है, पैरेलल आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है,
और दोनों लाइंस कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक आ रहा है। अब जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं एग्जैक्टली निकाल नहीं सकता हूं, मुझे कुछ ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट मार्जिन, बट तभी भी अप्रोक्सीमेटली मैं कुछ सोच सकता हूँ कि 20 है, तो मेरे ख्याल से ये 25 या 24 जो भी आए उसके आसपास कुछ आएगा। तो उस तरीके से तुम्हें डायग्राम सोचना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वाई में कुछ 15, 20 ऐसा कुछ आएगा, वो तुम्हें अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। जो भी है इसका आंसर तुम मुझे ग्राफ पेपर पे सब लोग, हर एक स्टूडेंट मुझे भेजेगा कि मुझे अच्छे से इसका ग्राफ बना के तुमने स्केल यहाँ पे मेंशन करना है ऊपर, ठीक है। जो भी स्केल तुमने लिया कि यहाँ पे 5 यूनिट्स पे तुम 5 सेंटीमीटर मान लो, या फिर 1 यूनिट को तुम 5 सेंटीमीटर मान लो, वो सब स्केल तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लासेस में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो अच्छे से स्केल ऊपर मेंशन रखनी चाहिए, और इस क्वेश्चन का मुझे फाइनल तुम लोग आंसर बताओगे, ठीक है। मैं इसके आगे आज कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूं आज। और भी कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने थे, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते रहूंगा, ठीक है। इस पे स्पेशली मुझे आज क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तुम चलो ऐसे भी देख सकते हो, इस क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करके भी देख सकते हो। इसमें ग्राफिकली वैसे बोला था, लेकिन बिना ग्राफिकली भी सोच सकते हो। चलो देखते हैं A1 बाई A2। तो ये तो दो इक्वेशन है। A1 कितना है 1, A2 कितना है 1, तो A1 बाई A2 कितना आएगा 1 बाय 1, यानी 1 ही आने वाला है A1 बाई A2 की वैल्यू। B1 बाई A2 चेक करते हैं, तो B1 बाई B2 देखो -2 -1, तो -2 अपन -1 2 ही आने वाला है। तो देख सकते हो A1 बाई A2 1 आ रहा है और B1 बाई B2 2 आ रहा है। तो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 क्या इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग। और ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्टिंग आने ही वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ को तुम्हारा काम है बनाना, तुम अच्छे से बनाओगे और मुझे इसका आज के आज ही आंसर बताओगे कि इसका फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, ठीक है। चलो और सब लोग भेजोगे, मैं इसका सबको भी पूछते नहीं बैठूंगा कि सब लोग मुझे फटाफट इसके आंसर बताओगे, ठीक है। चलो, और होमवर्क में मैं आज वापस से कुछ नहीं दे रहा हूं, छोड़ देना आज के लिए होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि एक्सरसाइज 3.1 को तुम अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको तुम करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बेसिकली सॉल्व एग्जांपल्स करना चालू करो। उसके बेसिक जो भी एग्जांपल्स है सॉल्व एग्जांपल्स, उसको सारे अपने तुम रफ बुक में भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन जिनको इच्छा है कि फेयर नोटबुक में बनाना तो फेयर नोटबुक में भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बेसिक से टाइम बाय टाइम देके अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं आज। नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बस सॉल्व एग्जांपल्स ही करने वाले हैं, कुछ नया कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। एंजॉय।